देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट के मामले पर अब एनआईए ने एक बेहद ही चौंकाने वाला और हैरान करने वाला खुलासा किया है, जिसको सुनने के बाद आपके पैरों के नीचे से भी जमीन खिसक जाएगी। क्योंकि जितना आसान और जितना छोटा ये धमाका समझा जा रहा था, अब इसके जो तार हैं वो विदेश से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एनआईए ने अपने हालिया खुलासे में कुछ ऐसी चीजें सामने रखी हैं जो लोगों को काफी ज्यादा परेशान कर सकती है। क्योंकि ये जो पूरा हमला था वो किस तरीके से प्लान किया गया और कब से इसकी तैयारी चल रही थी। जैसे जैसे जांच एजेंसियां आगे बढ़ रही हैं, जैसे जैसे इसमें आगे की जांच हो रही है, बहुत सारी चीजें खुलकर सामने आ रही हैं। और अब एनआईए ने बहुत ही बड़ा खुलासा किया है इस पूरे मामले पर। किस तरीके से विदेश से इस पूरे मामले के जो लिंक हैं वो सामने आए हैं और आखिर कौन है वो हंजुल्लाह जिसको लेकर के सवालों की बाढ़ आ गई है। और इस आदमी को कैसे एक डॉक्टर के साथ लिंकअप हुआ और कैसे वीडियोस खूब ढेर सारे शेयर किए गए, उसके बाद ये जो पूरी कहानी है वो कैसे एक एक चीज आगे बढ़ती है, वो सारा कुछ आज की स्टोरी में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को जरा सा भी मिस मत करिएगा और आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस खबर में एनआईए की तरफ से जो खुलासे किए गए हैं वो सुनकर के आपको ये पूरी पटकथा समझ में आ जाएगी। तो चलिए हम आपको बताते हैं पूरी स्टोरी क्या है और कैसे कैसे अब एनआईए ने इस मामले में अहम और बहुत ही हैरान करने वाले खुलासे किए हैं, जो ताजा रिपोर्ट सामने आ रही हैं। देखिए, जनसत्ता की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने दिल्ली ब्लास्ट के पीछे एक बड़े विदेशी टेरर नेटवर्क का पता लगाया है, जिसमें विदेशी हैंडलर्स की एक चेन, रेडिकलाइजेशन रूट्स और एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन का पता चला है। बताया जा रहा है कि दिल्ली ब्लास्ट में सुसाइड बॉम्बर डॉक्टर उमर नबी, जिसमें 15 लोगों की जान चली गई थी, पाकिस्तानी हैंडलर ओकाशा के कहने पर 2022 में दूसरे आरोपियों के साथ तुर्की में एक सीरियाई टेरर ऑपरेटिव से मिला था। जी हां, उन्होंने ये भी बताया है कि तुर्की मीटिंग के बाद में उमर ने फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। यानी एडमिशन लेना भी एक पूरा प्लान का हिस्सा था। दिल्ली की एक अदालत ने भी, आपको बता दें, उमर नबी के सभी करीबी साथियों को, सहयोगियों को, मुजम्मिल अहमद गनई, अदील अहमद रातर, शाहीन सईद अंसारी और मुफ्ती इमरान अहमद वागिया को 10 दिनों की एनआईए की हिरासत में भेज दिया है और इसके बाद ही खुलासे हो रहे हैं। दरअसल अल फलाह मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों से जुड़े 3 कथित विदेशी हैंडलरों में से एक ने गिरफ्तार डॉक्टरों में से एक मुजम्मिल अहमद गनई को एनक्रिप्टेड ऐप्स के जरिए बम बनाने के 42 वीडियो भेजे थे। 42 वीडियो। कर्नाटक के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि जांचकर्ता का मानना है कि इन संचालकों ने आरोपी को बम बनाने में मदद की थी और अब सुरक्षा एजेंसियां इन संचालकों की भूमिका और पहचान की जांच कर रही हैं, क्योंकि हाल ही के दिनों में भारत में DIY बम विस्फोटकों की इसी तरह की कार्यप्रणाली से जुड़ी घटनाओं में उनका मेल है। सूत्रों के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली मामले में 3 संचालकों की पहचान हंजुल्लाह नसार और ओकासा के रूप में की गई है, जो उनके रियल नाम नहीं है। दिल्ली विस्फोट जांच की प्रारंभिक निष्कर्षों से परिचित जो पुलिस सूत्र हैं, उन्होंने मीडिया को यह बताया है कि हंजुल्लाह नाम के व्यक्ति पर यह आरोप है कि उसने डॉक्टर गनई को बम बनाने के लिए 40 से ज्यादा वीडियोस भेजे थे। मुजम्मिल गनई को विस्फोट से 10 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था और उसके परिसर से 350 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट के साथ साथ 2500 किलोग्राम से ज्यादा विस्फोटक सामग्री को बरामद किया गया था। आप इस बात की गंभीरता को समझिए। आगे यह भी कहा गया है कि मोहम्मद शाहिद फैजल नाम का एक विदेशी हैंडलर कर्नल, लैपटॉप भाई और भाई जैसे नकली नामों का इस्तेमाल करता था। माना जाता है कि उसने 2020 से ही बम विस्फोटकों को अंजाम देने के लिए कर्नाटक और तमिलनाडु में आतंकी मॉड्यूल के साथ समन्वय भी किया। फैजल का नाम 23 अक्टूबर 2025 को कोयंबटूर कार आत्मघाती बम विस्फोट, 20 नवंबर 2022 के मंगलुरु ऑटो रिक्शा विस्फोट और 1 मार्च 2024 के बेंगलुरु रामेश्वरम कैफे विस्फोट में भी सामने आ रहा है। इतना ही नहीं, जांचकर्ताओं के मुताबिक फैजल उर्फ जाकिर उस्ताद
बेंगलुरु का एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है जो 2012 में 28 साल की उम्र में लापता हो गया था। और यह घटना बेंगलुरु में लश्कर ए तैयबा से जुड़ी एक कथित आतंकी साजिश के खुलासे के बाद घटी थी, जिसमें कई युवा इंजीनियर, डॉक्टर और बाकी लोग भी शामिल हुए थे। बताया तो यह भी जा रहा है कि पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से उसकी तलाश में लग जाने के बाद वो पाकिस्तान तक भाग गया था। लाल किला आतंकी मॉड्यूल के संचालकों में से एक, जिसे ओकासा के नाम से पहचाना गया है, तुर्की में मौजूद माना जा रहा है। तो सूत्रों के मुताबिक यह भी बताया गया है इस पूरी जनसत्ता की रिपोर्ट में कि दिल्ली की घटना का संबंध रिमोट हैंडलर के जरिए कर्नाटक और तमिलनाडु में हुई हालिया घटनाओं से होने की भी जो संभावना है वो जताई जा रही है। हैंडलर स्तर पर होने वाले ऑपरेशनों में समानताएं हैं, इसका अध्ययन किया जा रहा है, लेकिन ज्यादा जानकारी का अब भी लोग इंतजार कर रहे हैं। अब जरा एक नजर डालते हैं इस हंजुल्ला पर कि आखिर ये कौन है हंजुल्ला। दरअसल ये वही व्यक्ति बताया जा रहा है जिसका नाम कमांडर हंजुल्ला भाई के हस्ताक्षर वाले जैश के पोस्टरों पर छपा था। पाकिस्तान में मौजूद जैश हैंडलर हंजुल्ला ने डॉक्टर मुजम्मिल के साथ कई बम बनाने के वीडियो साझा किए थे। सुरक्षा एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि ये हंजुल्ला आखिर कौन है। अब तक ये जो नाम है वो काफी जो है खुफिया नजर आ रहा है और कमांडर हंजुल्ला भाई का नाम जैश के पोस्टरों पर भी था जो 18 अक्टूबर को नौगाम में दिखाई दिए थे। उसने सुरक्षा बलों को धमकी देते हुए बम बनाने के वीडियो भी शेयर किए थे, जहां कई एजेंसियां दिल्ली में हुए कार विस्फोट और हाल ही में पर्दाफाश हुए कम से कम 3 राज्यों में फैले सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल की जांच कर रही हैं। इतना ही नहीं, वहीं फरीदाबाद पुलिस ने अल फलाह विश्वविद्यालय की गतिविधियों की जांच के लिए एक अलग से विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन भी किया है, जिसके कई डॉक्टरों को इस हाई प्रोफाइल मामले में गिरफ्तार भी किया गया है। यानी कुल मिलाकर के ये जो पूरा रैकेट है वो किस तरीके से शुरू हुआ, सालों पहले इसकी जो प्लानिंग है वो शुरू हुई थी और तुर्की में जो इनकी मीटिंग हुई थी उस मीटिंग के बाद ही ये जो डॉक्टर है सफेदपोश, इन्होंने अल फलाह यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। यानी इनका अल फलाह यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, वहां पर पढ़ना और उसके बाद पढ़ाना और उसके बाद अपना प्रोफेशन शुरू करना, ये पूरा का पूरा एक प्लान था और उस प्लान को एग्जीक्यूट किया गया। और अब बहुत सारी चीजें खुल करके सामने आ रही हैं कि कैसे विदेश से इस पूरे मामले के जो तार हैं वो जुड़े हुए हैं, जो बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाला है। अब देखिए एनआईए जैसे जैसे इस पूरे मामले में आगे की जांच कर रही है, बहुत ही चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। और ये खुलासा कि ये सिर्फ और सिर्फ भारत में ही लोगों की साजिश नहीं थी जो इससे जुड़े हुए हैं, ये विदेश में भी बैठ करके जो साजिश है वो रची गई थी और वहीं से जो वीडियोस हैं वो शेयर किए जा रहे थे। अब इसके बाद और भी बहुत सारे सवालों के जो जवाब है वो एनआईए की तरफ से ढूंढने की कोशिश की जा रही है और पूरी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। अब समझिए जो ये ऐसे लोग होते हैं ना, इनका ना कोई दीन, ईमान, धर्म कुछ नहीं होता है, इन लोगों का कोई मजहब नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ब्रेन वॉश लोग होते हैं जिनको अपने फायदे के लिए आतंकी इस्तेमाल करते हैं। अब ऐसे लोगों का क्या किया जाना चाहिए, सरकार को ऐसे लोगों को क्या सजा देनी चाहिए, कानून के मुताबिक क्या सजा है, ये फैसला अब कानून को करना है और ऐसे लोगों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो लोगों के लिए नजीर पेश हो जाए। फिलहाल के लिए ये स्टोरी और ये अपडेट आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। फिर हाजिर होंगे आपके सामने दूसरे मुद्दे के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेशन ट्रुथ। नमस्कार।